खांसी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपकी खांसी कफ सिरप से भी नहीं ठीक हो रही है, या आपकी खांसी एंटीबायोटिक से भी नहीं ठीक हो रही है, या आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गई है, तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है, ये आपको गंभीर मुसीबतों में डाल सकती है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर खांसी लंबे समय तक चले तो ये और क्या क्या बीमारी आपको बता सकती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारी चीज़ सारा जो शंका का समाधान है वो एक ही वीडियो में हो जाए और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको इसी तरीके की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो दी जाए, जिससे आप घर बैठे आसानी से अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। और दूसरा चैनल है मेरा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। उसमें मैं क्या करती हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने कॉजेज़ बताए, सिम्टम्स बताए, इसका ट्रीटमेंट मैं अपने दूसरे चैनल पे बताती हूँ। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो सीजनल प्रॉब्लम करके या सीधे सीधे आप ब्रीथलेसनेस डाल दीजिए या कफिंग डाल दीजिए। मेरी खांसी वाली वीडियो तो मिलियन पार कर गई, अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, 3-3 सेकंड में लोगों ने अपनी खांसियाँ बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकी हैं। 6-6 महीने की खांसी, पॉइंट लगाया, 1 2 3 गायब, बिल्कुल मैजिकल जैसा। लेकिन जो आज का केस मैं बता रही हूँ इसमें वो ज़ीरो काम करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है रीज़न कुछ और हो। तो इसी तरीके से मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सी खांसी नॉर्मल है, कौन सी गंभीर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपका सोचते हैं आपके कारण तो धूल मिट्टी है तो ठीक हो जाएगी, कारण मौसम ही होगा, मौसम बदल रहा है इसलिए हो गया होगा, आप एज्यूम कर लेते हैं। और तीसरा कारण होता है पोल्यूशन का। तो हम समझते हैं कि पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, या मौसम बदल रहा है ना इसलिए हो गया। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो आपका चाहे धूल का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे मौसम का, चाहे प्रदूषण का, ये फॉर अ टाइम बीइंग चलता है। मौसम चला गया, खांसी चली गई, कहीं रास्ते में चले गए, धूल मिल गया, आपको खांसी आ गई। हालांकि इसके क्या पॉइंट हो इसका भी मैं ट्रीटमेंट दूसरे चैनल पे बता चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, आराम से घर बैठे कर सकते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपकी 3 वीक से ज़्यादा खांसी हो गई, कफ सिरप भी पी लिया, एंटीबायोटिक भी पी लिया, दवाइयाँ भी खा ली, इन्हेलर भी लेते हैं, स्प्रे भी लेते हैं, जो जो ऑप्शन है खांसी को ठीक करने के लिए हो सकते हैं वो सारे आपने लिए, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा है, तब इस खांसी को कहते हैं परसिस्टेंट कफिंग, कि लगातार बनी हुई है। ये आपका बहुत सारे रोगों की जननी है और बहुत सारे रोगों की वजह से ये हो सकता है। एक तो यही हो सकता है सीधे सीधे, चूँकि लंग से रिलेटेड है तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये अस्थमा की वजह से है। अस्थमा भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने दूसरे चैनल बताया, लेकिन ये ब्रोंकियल अस्थमा की बात हो रही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके लंग्स से। अगर हार्ट वाला है तो कार्डिक अस्थमा, किडनी वाला है तो रीनल अस्थमा, उसके पॉइंट अलग होंगे, उसकी पूरी अलग ही कहानी होगी। लेकिन यहाँ मैं लंग्स वाली बात बता रही हूँ कि यानी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, आपको लंग्स की पुरानी बीमारी हो सकती है जिसमें लंग्स में बिल्कुल कंजेशन आ गया हो, जिसे COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, लंग्स पल्मोनरी एक ही चीज़ होती है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, उसमें भी ऐसा होगा, और हो सकता है कैंसर हो। अब ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ना, ये इनको भी पहचानने का तरीका है। अगर आपका अस्थमा है तो उसके सिम्टम अलग हैं, COPD है तो इसमें सिम्टम्स अलग आएंगे, कंजेशन होगा, इसमें लंग्स अजीब टाइप के स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं, उसमें कंजेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। TB, ट्यूबरकुलोसिस में लगातार खांसी बनी रहेगी, बलगम का कलर चेंज हो जाएगा। कैंसर है उसमें भी बलगम का कलर चेंज होगा। ट्यूबरकुलोसिस है तो अचानक से वज़न गिरता चला जाएगा। इसी तरीके से आपकी लंग की फाइब्रोसिस हो सकती है, उसमें भी ऐसा होता है। और अगर आपको कोरोना हुआ हो उस समय, पहले जब आया था ये सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव में, जिसमें लंग्स पर खूब ज़्यादा इसने अपना अटैक किया था, तो कोविड तो बीत गया लेकिन अभी भी लंग्स उनके अफेक्टेड हैं। तो ऐसे में पोस्ट कोविड स्कारिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें भी लंग के टिश्यूज़ इन्फ्लेम्ड हो करके कड़े पड़ जाते हैं और इस तरीके के सिम्टम देते हैं, सांस फूलना और खांसी आना, और आप समझते हैं कि ये हमारी
नॉर्मल वाली खांसी है। इसके अलावा एक डिजीज़ होती है जो बिल्कुल डीप लेवल की होती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़, शॉर्ट में ILD। तो इसमें भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं इसमें और कारण होते हैं। समस्या कब पता चले कि गंभीर हो गई और अब भाग जाना चाहिए हमें हॉस्पिटल की तरफ, और कब हम घर बैठे अपना आराम से ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर तो है सांस फूलना इतना ज़्यादा कि आप थोड़ा सा भी कुछ काम करें, छोटा सा भी कुछ आपने काम किया, मतलब स्लाइटेस्ट एफर्ट पर भी आपकी सांस फूलने लग जाए, तब ये गंभीर है। अगर आपके सांस से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगे, तब ये गंभीर है। अगर आपका जो बलगम है, फ्लेम है, अगर वो गंदे कलर का आने लगे, वाइट और येलो को छोड़ करके कलर अपना कोई दूसरा दे, ब्राउन हो सकता है या उसमें ब्लड दिखाई दे सकता है समय समय पर, तब ये आपका गंभीर है। खांसी के साथ ही अगर चेस्ट में पेन है या सीने में जकड़न है, बिल्कुल दबाव महसूस हो रहा है, दम घुट रहा है, तब ये आपका गंभीर है। अगर आपका वज़न बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के डायग्नोस हुए कम होता जा रहा है, अगर कोई कारण है, आपको भूख कम लगती है, वज़न कम हो रहा है, चलता है, कोई और नॉन डिजीज़ है, आपको पता चल गया इसकी वजह से वज़न कम हो रहा है, चलता है, लेकिन बिना वजह आपका वज़न कम हो रहा है, तब ये गंभीर है खांसी के साथ, और अब आपको चले जाना चाहिए। क्या पता TB डायग्नोस हो जाए, क्या पता कैंसर डायग्नोस हो जाए, क्या पता फाइब्रोसिस डायग्नोस हो जाए, क्या पता ILD वगैरह हो। इसी तरीके से अगर आपको बुखार बना रहे धीरे धीरे तो भी ये गंभीर है। बार बार आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता हो, रिकरेंट, ज़रा सा कुछ हुआ चेस्ट में इन्फेक्शन, ज़रा सा कुछ हुआ ठीक हुए, अभी दवा लेके फिर से हो गया, और साथ ही अगर आपको बार बार पसीना वगैरह आने की शिकायत है और खांसी है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है आपके हार्ट के साथ। खांसी, जी हाँ, इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने इसके पहले वाले में ही डाली है कि खांसी से कैसे पता करें कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब जब आपको इतनी गंभीर परेशानी होगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ बेसिक से ले करके और एडवांस तक की जाती हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपका बिल्कुल सिंपल वाले में आता है एक्सरे, आपका CT स्कैन फिर आता है धीरे से, फिर आपका स्पायरोमेट्री होता है, फिर आपका ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है, आपका लंग फंक्शन टेस्ट हो सकता है, आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, आपका स्पुटम टेस्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर करा करके और बीमारी खोजने का सोचते हैं, निकालते हैं अपना कि क्या बीमारी हो सकती है, और फिर उसी के हिसाब से आपको दवाई दी जाती हैं। कहीं आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, कहीं एंटीवायरल दी जाती है, कहीं आपको एक्सपेक्टोरेंट दी जाती है अगर ज़्यादा कंजेशन है बलगम को निकालने के लिए, कहीं इन्हेलर दिया जाता है, कहीं नेज़ल स्प्रे दिया जाता है, कहीं मेडिसिन दी जाती है, कहीं जिन चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है उसको कंट्रोल करने वाली मेडिसिन या उपाय किए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी चीज़ को केवल एक छोटा सा प्रॉब्लम समझ करके इग्नोर ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो छोटा सा दिखता है लेकिन बाद में गंभीर हो करके आपको पहुंचा सकता है नुकसान। तो अच्छा होगा कि समय रहते आप अपनी बीमारियों को ध्यान रखें और अपना समय पर समुचित इलाज कराएं। तो आई होप कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।